वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पेपर सी बीएससी के चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि अल्टरनेटिंग करंट के हवाले से है। इस चैप्टर में हम अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज पढ़ेंगे। ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट को अगर हम डिफाइन करेंगे, ऐसा करंट जो विद द पैसेज ऑफ टाइम अपना साइकिल चेंज करता है, उसको हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। इस तरीके से वोल्टेज की भी हम बात करेंगे और एसी अल्टरनेटिंग करंट थ्रू रेजिस्टेंस की भी बात करेंगे। जो जो हम आगे बढ़ते जाएंगे मज़ीद हम इसको एक्सप्लेन करते जाएंगे। सपोज़ कर हमारे पास एक एसी वोल्टेज है जो कि किसी रेजिस्टर के क्रॉस हम उसको अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास किसी भी इंस्टेंट अगर आप करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं या वोल्टेज की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो बड़ा सिंपल सा तरीका है उसका। हम ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में अल्टरनेटिंग करंट के हवाले से पढ़ चुके हैं, सेकंड ईयर में करंट के हवाले से था, और बेसिक कॉन्सेप्ट हम फर्स्ट ईयर से लेते हैं, जहाँ पर हम सर्कुलर मोशंस का चैप्टर पढ़ते थे, और वहाँ से और इसके अलावा हम वेव्स के जो चैप्टर पढ़ते थे, वहाँ से हमारे पास एक डिराइव फॉर्म में एक इक्वेशन थी, x इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी, जो कि हम डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज़ करते थे। कौन सा डिस्प्लेसमेंट, जिसे हम इंस्टेंटेनियस का नाम देते थे। किसी भी इंस्टेंट अगर हम बात करते थे तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाता, वहाँ पे हम फिर वैल्यूज पुट करते थे और वहाँ पे हमारे पास रिज़ल्ट आ जाता। यहाँ पे जैसे कि मैंने पेज के ऊपर पिछले इक्वेशन का हवाले दिया हुआ, x इक्वल टू एक्स एम साइन ओमेगा टी, एक्स एम भी लिखते हैं, इसको एक्स नॉट भी लिखते हैं, एम स्टैंड फॉर मैक्सिमम। ठीक है। और ये डिस्प्लेसमेंट की रिलेशन थी। सिमिलरली यहाँ से हमने करंट की बात करनी, हमारे पास इंस्टेंटेनियस करंट क्या होगा, उस इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे, आई इक्वल टू आई मैक्सिमम साइन थीटा। इन केस ऑफ एंगुलर, थीटा आपको पता है ओमेगा टी के बराबर होता है, तो यहाँ पर हम ओमेगा टी को पुट कर लेंगे। लेकिन किसी भी इंस्टेंट की ऊपर अगर हम बात करेंगे, और तो वहाँ पर हमने फ़ेज़ की बात करनी है, जैसे कि पिछले भी चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, फ़ेज़ की हमने बात की थी। हमारे पास एंगल थीटा होता है जो स्पेसिफाई करता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, उसकी डायरेक्शन को स्पेसिफाई करता है। फाई इज़ अ फेज़ एंगल होता है। ठीक है। तो यहाँ पे ओमेगा टी थीटा की जो हम बात करेंगे, तो वो हम मैक्सिमम से इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास उसी स्पेसिफिक टाइम पे हमारे पास करंट की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी आई इक्वल टू आई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी माइनस 5। लेट्स से दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट, आई एम का जैसे मैं आपको शुरू में बता दूँगा था, ये इसको पीक वैल्यूज़ भी कहते हैं, पीक वैल्यू ऑफ करंट का नाम देते हैं, या इसको हम मैक्सिमम करंट का नाम भी देते हैं। फाई जो है वो आपको मैंने बता दिया था फेज़ है, और इसको इनिशियल फेज़ भी कहते हैं। आगे हम बात करेंगे, जैसे हम फेज़ की बात करते हैं, आपको पता है कि किसी भी करंट की डायरेक्शन या वैल्यूज़ जो होती है वो 90 के ऊपर जाके चेंज होना शुरू हो जाती है। जैसे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हैं 0 से 90 के बाद इसकी डायरेक्शन चेंज होती है। तो हमारे पास यहाँ पर मिनिमम फेज़ चेंज होता है वो 90 के ऊपर आता है, और मैक्सिमम फेज़ चेंज होता है वो पाई के ऊपर आता है या 180 के ऊपर आता है। 180 के बाद अगर हम देखते हैं तो हमारे पास बिल्कुल करंट की वैल्यू या वोल्टेज की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाती है, वो रिवर्स हो जाती है। ओके। तो ये एक छोटा सा हमारे पास इंट्रोडक्शन था अल्टरनेटिव करंट के हवाले से, और रेजिस्टेंस के क्रॉस हमने बात की, तो हमारे पास अब हमने रेजिस्टेंस के क्रॉस हमने करंट की बात की थी, तो हमने यहाँ पर बात की। अब यहाँ पर फाई, अगर सपोज कर हम बिल्कुल इनिशियल की बात करते हैं, फाई हमारे पास 0 होगा तो करंट की वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम आ जाएगी। जो जो फाई बढ़ता जाएगा तो आपके पास करंट के वैल्यूज़ में क्या आ गई, वेरिएशन आती जाएगी। मैक्सिमम हमारे पास 90 के ऊपर होगा, 90 के बाद हमारे पास की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। हम आगे टॉपिक में पढ़ेंगे तो हमें मज़ीद ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पे वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस की हम बात करेंगे, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज के लिए हमारे पास फार्मूला है, जहाँ पे सिंपल सी एक सर्किट दिया हुआ है, एसी सिग्नल दिया हुआ, वहाँ पे हम रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज की बात करते हैं। ठीक है। पिछले जैसे हमने सेकेंडरी में पढ़ा था, अगर वहाँ पर देखा जाए तो अगर हम एसी की बात करते हैं थ्रू अ रजिस्टर, तो करंट और वोल्टेज हमारे पास क्या होता है, वो इन फेज़ होता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। ठीक है। और इस तरीके से अगर हम किसी रजिस्टर के क्रॉस बात करेंगे, या किसी हम कैपेसिटर्स की बात करेंगे, या हम इंडक्टर की बात करेंगे, तो वहाँ पे हमारे पास क्या होगा, लेग और लीड वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। वो जो जो हम आगे पढ़ते जाएंगे, मैं आपको साथ साथ डिस्कस करता जाऊँगा कि यहाँ पर हमारे पास वोल्टेज लीड कर रहा है या करंट लीड कर रहा है। ठीक है। तो वो टॉपिक के साथ साथ इसको हम डिस्कस करते जाएंगे। तो वो हम ज़रा यहाँ पर लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास इस रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप आएगा,
तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा V इक्वल टू आई आर, ठीक है। ड्रॉप वोल्टेज का जो आएगा वो अक्रॉस रेजिस्टेंस आएगा, इस वजह से यहाँ पर आर यूज़ हुआ है, V आर इक्वल टू आई आर, ठीक है। आई आपको पता है पिछले क्वेश्चन नंबर 1 से आई किसके बराबर था, वो आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई के इक्वल था। इसी तरीके से आपने ये वैल्यूज पुट कर लेनी है, तो वोल्टेज के वैल्यू हमारे पास आ जाएगा वी आर इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी माइनस आई। लेट्स से दिस क्वेश्चन नंबर 2। पिछले इक्वेशन नंबर 1 में हमने करंट की वैल्यू की बात की थी, इक्वेशन नंबर 2 में हमने वोल्टेज की बात करनी है कि हमारे पास वोल्टेज कितना आएगा, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है हमारे पास अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट। तो यहाँ पे जो जो आपके पास फेज़ एंगल चेंज होता जाएगा, आपके पास वोल्टेज की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी, ठीक है। वी एम यहाँ पर मैक्सिमम वोल्टेज है, या हम पीक वैल्यू की बात करेंगे। यहीं से हमारे पास किसी भी सर्टन पॉइंट के ऊपर हम करंट की वैल्यू की भी बात कर सकते हैं, और हम वोल्टेज की वैल्यू की भी बात कर सकते हैं कि हमारे पास करंट और वोल्टेज हमारे पास किस पॉइंट के ऊपर क्या होगा, ठीक है। चूँकि रेजिस्टेंस के अक्रॉस जब मैंने आपको एसी या अल्टरनेटिव करंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस मैंने आपको शुरू में बता दी कि बोथ वोल्टेज एंड करंट क्या होता है, ये इन फेज होता है। मतलब ये हुआ कि दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, वो आपके पास सेम होगी। ऑल्दो के वोल्टेज मैक्सिमम होगा, करंट जो होगा उसकी स्ट्रेंथ कम होगी, डायरेक्शन दोनों की सेम रहेगी, ठीक है। वी इक्वल टू आई आर अगर हम लगाएंगे तो ये बात आपने जहन नशीन कर लेनी है कि अगर हम ए सी थ्रू रजिस्टर्स की बात करेंगे तो वोल्टेज और करंट दोनों आपके पास क्या होगा, सेम डायरेक्शन की होगी, और फेस एंगल क्या होगा यहाँ पर आपके पास सेम होगा, ठीक है। डिफरेंस क्या होगा यहाँ पर ज़ीरो के बराबर होगा। क्योंकि अभी अगले पेज के ऊपर मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर कि फेज़र पीरियड या फेज़र मेथड क्या होता है, और फेज़ किस पॉइंट के ऊपर जाके आपके पास चेंज होता है। यहाँ पे आपको सिंपल सर्कुलर शेप आप नज़र आ रहा है आपको फिगर में। यहाँ पे आप देख सकते हो पी पॉइंट के ऊपर, और फिर यहाँ पे जैसे मैंने आपको बता दिया कि जो 0 से आप स्टार्ट करते हो और 90 के ऊपर जाते हो तो आपके पास क्या होगा, सेम आपके पास इसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है। और डायरेक्शन क्या थी वो हमने ले ली यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज ले ली। अच्छा, ये आपको एक दूसरा ग्राफ नज़र आ रहा है, इस ग्राफ को आप गौर से देख सकते हो। एक आपके पास ब्रॉडर लाइन है, ठीक है, और एक आपके पास डॉटेड लाइन है। ये डॉटेड लाइन जो है ये आपके पास करंट की वैल्यू बता रहा है, और ये ब्रॉडर लाइन जो है ये आपके पास वोल्टेज की वैल्यू बता रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि पाई के ऊपर अगर आप गौर से देखेंगे तो आपके पास वी एम का जो ग्राफ है और आई एम का जो ग्राफ है वो सेम पॉइंट के ऊपर क्या हो रहा है, एंड हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से 2 पाई के ऊपर देख लो, वहाँ पर भी आपके पास सेम पॉइंट के ऊपर क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। लेकिन आप थोड़े से अगर इसकी स्ट्रेंथ की बात करेंगे या इसकी शिद्दत की बात करेंगे तो आपके पास आई एम जो डॉटेड है वो ग्राफ जो है वो छोटा है, उसको अगर देखा जाए उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी वो आपके पास कम होंगी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करेंगे, जैसे ओ पी की मैंने बात की, ठीक है, फेज़र जो है वो ओ पी है, या आपके पास ओ क्यू आपके पास नज़र आ रहा है। ओ पी किसके लिए था, ये वोल्टेज के लिए था, मैक्सिमम आपके पास वोल्टेज की वैल्यू थी। और इस ओ क्यू को भी देख लो तो बिल्कुल उसी पॉइंट के ऊपर आपके पास क्या आ रहा है, जिस पॉइंट के ऊपर आपके पास ओ पी आ रहा है उसी पॉइंट के ऊपर आपके पास क्या आ रहा है, ओ क्यू आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों इन फेज़ है, इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। इस तरीके से अगर यहाँ पे इसके एंडिंग पॉइंट देख लो जहाँ पे पाई लिखा हुआ है तो बिल्कुल दोनों एक ही पॉइंट के ऊपर एंड हो रहा है। फिर इसके बाद मीन लाइन से नीचे अगर देख लो जहाँ पे आई आर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है तो यहाँ पर भी सेम है। इसके बाद 2 पाई के ऊपर भी आपके पास क्या हो रहा है, सेम, ठीक है। तो यहाँ पे चूँकि आप देख रहे हो कि जिस पॉइंट से शुरू उस पॉइंट के ऊपर ख़त्म हो रहा है, और टू डायमेंशन है तो इसकी वजह से हम ओमेगा का वर्ड यूज़ करेंगे, तो थीटा इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, ओमेगा टी आ जाएगा, ठीक है। और ओ पी आपके पास क्या है, वो आपके पास ओ पी की अगर बात करेंगे आपके पास भी मैक्सिमम आ रहा है, ठीक है। और ओ क्यू के अक्रॉस आप देख सकते हो यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, करंट की वैल्यू मैक्सिमम आ रही है। और दोबारा आप अगर गौर करेंगे तो ये आपको ओ पी और ओ क्यू क्या है, ये आपको इन फेज़ नज़र आ रहा है। यहाँ पर इन दोनों का फेज़ सेम है, यहाँ पे बिल्कुल ओ पी की डायरेक्शन भी जिस पॉइंट के ऊपर चेंज हो रही है उसी तरीके से ओ क्यू की डायरेक्शन उसी पॉइंट के ऊपर आपके पास चेंज हो रही है, ठीक है। तो हम इसको कहते हैं बोथ क्या है, ये इन फेज़ है। तो इस टॉपिक को पढ़ने से हमारे पास एक चीज़ तो क्लियर होगी कि भाई हमारे पास अगर एसी की बात करेंगे, अल्टरनेटिंग करंट की बात करेंगे, कोई अल्टरनेटिंग करंट सर्किट ले रही है, उस किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर बात करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, करंट और वोल्टेज क्या होगा, ये इन फेज़ होगा, इसके ऊपर कोई
फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है V इक्वल टू आई आर, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है, ये आइडियल केस में होता है V इक्वल टू आई आर। तो आई आर का जो प्रोडक्ट होता है ये V के बराबर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर R के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोनों के प्रोडक्ट V के बराबर आ रहा है। अगर हम इंडिविजुअल की बात करेंगे तो आई एम क्या होगा, या आई क्या होगा, वो आपके पास मिनिमम आएगा, आई आपके पास क्या आएगा, वो कम आएगा, वी हमारे पास क्या होगा, वो मैक्सिमम होगा, जो कि ऑलरेडी आपको पता है। वोल्टेज क्या होता है, एक्चुअल में पुश होता है, ठीक है, धक्का होता है। अब धक्के की वजह से जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो आपके पास क्या होता है, उसको हम करंट का नाम देंगे। ठीक होगी बात यहाँ तक। तो इस टॉपिक को पढ़ने से हमें ये चीज़ क्लियर होगी, फेजर मेथड को पढ़ने से हमें चीज़ ये क्लियर होगी कि आपके पास वोल्टेज की अगर बात करेंगे या हम करंट की बात करेंगे, अल्टरनेटिंग करंट की किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो वो क्या होगा, वो आपके पास इन फेज होगा। ठीक होगी बात। और किसी भी सर्टन पॉइंट के ऊपर जैसे आपके पास सर्कुलर शेप नज़र आ रहा है तो ओमेगा टी है, और जब फर्दर हम उसकी बात करते हैं हमारे पास फाई आ जाए। ठीक है, तो उस फाई से फाई हमारे पास जब उससे हम ये माइनस करेंगे तो हमारे पास उस पॉइंट के ऊपर जिस पॉइंट पे हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं करंट की वैल्यू या वोल्टेज की वैल्यू, हमारे पास क्या हो जाएगी, वो एग्जैक्टली वही वैल्यू आ जाएगी जो कि हम मेजर करना चाह रहे हैं। ठीक हो गई बात। अच्छा, ये एक सिंपल सा टॉपिक था। अब हम बात करें, जैसे कि मैंने आपको शुरू को बता दिया कि हम इसी एसी को दोबारा अल्टरनेटिंग वोल्टेज को पढ़ेंगे किसी भी इंडक्टर के अक्रॉस और किसी भी कैपेसिटर के अक्रॉस हम बात करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास वही अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, लेकिन अब हमने रेजिस्टर की बजाय क्या ले लिए, हमने इंडक्टर ले ली। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की बजाय हमने क्या ले लिया, इंडक्टर ले ली। ठीक है, तो ये चीज़ इसको हम आगे समराइज़ करेंगे, इसको अपने जहन नशीन कर लेना है कि जब हम इंडक्टर के क्रॉस बात करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर वोल्टेज क्या करेगा, वो लीड करेगा। ठीक है, और करंट क्या करेगा, वो लैग बिहाइंड होगा। कितना, वन फेज। ठीक है, वन फेज कितना होता है वो मैंने आपको बता दी है, फेज एंगल कितना होगा, 90 का होगा। तो यहाँ पर वोल्टेज लीड करेगा और करंट क्या होगा, वो लैग बिहाइंड होगा। अब ये लीड और लैग का क्या कॉन्सेप्ट होता है, इसको भी ज़रा हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे दोबारा हम ज़रा टॉपिक की तरफ आते हैं। अल्टरनेटिंग वोल्टेज अक्रॉस एन इंडक्टर, तो आई इक्वल टू आई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी माइनस फाई, वही इक्वेशन जो हमने यूज़ की थी। फाई हमारे पास क्या थी, इनिशियल फेज था, या हम इसको फेजर एंगल भी कहते। ठीक है, अब ज़रा फिगर आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर अल्टरनेटिंग सोर्स हमने दिया हुआ है और हमने इंडक्टर लिया। ठीक है, तो हम ये इक्वेशन ऑलरेडी डिराइव कर चुके थे कि हमारे पास अल्टरनेटिंग वोल्टेज किसी भी इंडक्टर के क्रॉस किसके बराबर होता है, एल डी आई ओवर डी टी। ठीक है, तो वी एल हमारे पास एल आ जाएगा बाहर, डी बाई डी टी, और आई किसके बराबर था, वो आई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। अब इसके सिंपल सा आपने डिफ्रेंशिएशन कर लेनी है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, वी एल इक्वल टू ओमेगा एल आई एम कॉज ओमेगा टी माइनस फाइव। ठीक है, अच्छा, कॉज ओमेगा टी माइनस फाइव, इसको ज़रा हमने और रिप्लेस कर देना है कि ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है। ठीक है, तो ज़रा हम अगले पेज के ऊपर चलते हैं। अब आपके पास क्या हो जाएगा, इसको ज़रा सिंपल सा देखेंगे तो वी एल हमारे पास ओमेगा आई एम कॉज ओमेगा टी माइनस फाइव, और ये हमारे पास क्या होता है, कॉज ओमेगा टी माइनस टी बराबर होता है साइन ओमेगा टी माइनस टी माइनस फाइव। और वही हमने मैक्सिमम की बात की, मैक्सिमम हमारे पास क्या था, वो 90 डिग्री था। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू निकालनी है, हमारे पास क्या हो जाएगा, वी मैक्सिमम थ्रू इंडक्टर साइन ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस 90, आपके पास क्या आ जाएगा, आपका इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ज़रा इक्वेशन वन जो हमने ली है वो आई इक्वल टू आई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, और ये हमने जो दूसरी है हमारे पास इक्वेशन नंबर टू, वी एल इक्वल टू वी एम एल साइन ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस 90, इन दोनों का ज़रा कंपैरिजन करें तो हमने यहाँ पर बात की अभी के करंट के वैल्यू की अगर बात करेंगे तो करंट की वैल्यू, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, इक्वेशन नंबर वन को देख लो, हमारे पास क्या, ओमेगा टी माइनस फाइव। ठीक है, और वो क्या था, माइनस ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस 90 आ रहा है। ठीक है, 90 प्लस आ रहा है। अब देखो वोल्टेज में 90 का फैक्टर क्या हो रहा है, वो प्लस हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर करंट ज़ीरो है तो वोल्टेज कितना था, वो 90 था। ठीक है, और उसके बाद जब करंट 90 पे जाएगा तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, वो आपके पास ज़ीरो के ऊपर आ जाएगा, या 180, या हम उसकी बात करेंगे मेन लाइन के ऊपर आपके पास आ जाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी इंडक्टर के क्रॉस हम बात करेंगे, जब वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो करंट क्या होगा, ज़ीरो से स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, करंट क्या होगा, वो फ्लो करना शुरू कर देगा। ठीक है, अब ज़रा
इसकी फेज़र डायग्राम की तरफ आ जाए, उसमें भी ऐसा ही कुछ है। आप यहाँ पर करंट की वैल्यू भी देख रहे हो और आप वोल्टेज की वैल्यू भी देख रहे हो। तो वोल्टेज की वैल्यू और करंट की वैल्यू में कितना आ रहा है आप देखो, यहाँ पे आपको 90 नज़र आ रहा है, तो ये माइनस में था। और वोल्टेज की वैल्यू क्या थी, वो ज़ीरो थी। उसके बाद यूँ बढ़ते बढ़ते आपके पास क्या हो जाएगा, करंट की वैल्यू ज़ीरो पर आ जाएगी -90 के बजाय, और वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो 90 के ऊपर चले जाएगी। फिर इसका एक सिंपल सा ग्राफ है वी एल साइनोसॉइडल ग्राफ, जिसको अगर देखा जाए तो वी एल वोल्टेज की वैल्यू ज़ीरो पे थी और करंट की वैल्यू क्या थी, वो -90 पे थी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो जो वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम होती जा रही है, तो करंट की वैल्यू क्या हो रही है, अगर ये जहाँ पे ये वी एल लिखा हुआ है यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो करंट की वैल्यू यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगी और वोल्टेज की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, वो मैक्सिमम आ रही है। और अब टू सोन्यू देखते जाए इसको। अब यहाँ पर जैसे हम वोल्टेज की वैल्यू को देखते हैं, बिल्कुल लास्ट इस ग्राफ का लास्ट वाला हिस्सा देख ले, तो वोल्टेज की वैल्यू आपके पास कहाँ यानी ज़ीरो आ रही है, करंट की वैल्यू किस पे आ रही है, वो 90 के ऊपर आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वोल्टेज अक्रॉस एन इंडक्टर की अगर हम बात करेंगे तो वोल्टेज यहाँ पर लीड करेगा, कितना लीड करेगा, पाई। ठीक है, कितना लीड करेगा, पाई बाई टू। ठीक है, 90 लीड करेगा और वोल्टेज और करंट क्या आ जाएगा, वो आपके पास ज़ीरो के ऊपर रह जाएगा। अब सिमिलरली यहाँ पर हमने अब बात करनी है अल्टरनेटिंग वोल्टेज अक्रॉस ए कैपेसिटर। ठीक है, अब कैपेसिटर के अक्रॉस हमने बात करनी है। तो कैपेसिटर के अक्रॉस ये आपने याद रखना है कि कैपेसिटर के अक्रॉस क्या होगा, जब करंट की वोल्टेज की वैल्यू जब ज़ीरो होगी तो करंट की वैल्यू क्या होगी, वो मैक्सिमम होगा या 90 के ऊपर होगा। जैसे कि आप सिमिलरली चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में आप पढ़ते हो, तो वहाँ पे भी आप देखते हो कि जब आप बैटरी सप्लाई करते हो कैपेसिटर के ऊपर क्या होता है, चार्ज स्टोर होना शुरू हो जाता है। जब चार्ज की वैल्यू मैक्सिमम होती है तो वो टनलिंग स्टार्ट हो जाती है एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल, तब आपका बल्ब या आपके जो फ़ैन है या जो भी चीज़ है वो क्या होता है, वो ग्लो करना ये स्टार्ट करना शुरू कर देता है। तो वोल्टेज की वैल्यू वहाँ पे ज़ीरो हो जाती है, करंट की वैल्यू आपके पास क्या हो जाती है, वो मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे, हमारे पास वही इक्वेशन वन को यूज़ करेंगे, आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। लेट्स से दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और उस तरीके से आई एम क्या था, वो पीक वैल्यू थी, और फाइव आपके पास क्या था, उसका फेस था। अभी सिंपल सी एक डायग्राम आपको नज़र आ रही है, अल्टरनेटिंग सोर्स दिया हुआ और उसके साथ कैपेसिटर लगाया हो। ठीक है, तो कैपेसिटर की इक्वेशन हमने पढ़ी थी कि ओ इक्वल टू सी वी, आप पढ़ चुके हो। वी सी हमने यहाँ पर इसके वोल्टेज की बात करनी है तो 1/c क्यों आपके पास आ जाएगा। और अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर क्यू की वैल्यू हमने निकालनी है, और वो कैसे निकालेंगे, इस इक्वेशन नंबर 2 में क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास इक्वेशन है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज डी क्यू बाई डी टी किसके बराबर होता है, वो आई के बराबर होता है। डी क्यू किसके बराबर हो जाएगा, वो आई डी टी। इस डी क्यू की वैल्यू उठाकर क्या करनी है आपने, यहाँ से दोनों साइड से सिंपल से इंटीग्रेट कर लो पहले, तो हमारे पास क्यू की वैल्यू आ जाएगी आई डी टी, और इस क्यू की वैल्यू उठा के आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें तो वी सी आपके पास आ जाएगा 1/c इंटेग्रल आई और डी टी आपके पास आ जाएगा। अब आपने यहाँ पर आई की वैल्यू पुट कर ली, आई किसके बराबर था, इक्वेशन नंबर 1 से देखो, आई बराबर है आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। अब सिंपल इसको इंटीग्रेट कर लो, तो इंटीग्रेशन के बाद आपके पास आपका जो रिजल्ट आ जाएगा वो है वी सी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव माइनस 90। अब यहाँ पर ज़रा गौर करें, बिल्कुल पूरा सॉल्व करने के बाद ये -90 आ रहा है। -90 मतलब अगर करंट की वैल्यू ज़ीरो होगी तो वोल्टेज कितना होगा, वो -90 के ऊपर होगा। ठीक है, उसके बाद अगर करंट की वैल्यू 90 के ऊपर चले जाते हैं, वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो ज़ीरो के ऊपर आ जाएगी। मतलब यहाँ पर 90 क्या हो रहा है, वो माइनस हो रहा है। ठीक है, हम ज़रा इस फिगर को देखते हैं। वी सी इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव माइनस 90, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, इस इक्वेशन नंबर 5 से क्लियर हो रहा है कि वोल्टेज क्या हो रहा है, वोल्टेज आपके पास करंट लीड कर रहा है और वोल्टेज क्या हो रहा है, वो लेग बिहाइंड है। ठीक है, कितना पीछे रह रहा है, वो 90 या 1 फेज के इक्वल पीछे रह रहा है। इस ग्राफ से भी आपको नज़र आ रहा है, और इस साइनोसॉइडल ग्राफ को देखो, यहाँ से भी आपको नज़र आ रहा है। बिल्कुल आप ज़रा इसको गौर से देखिए, साइनोसॉइडल ग्राफ को, वोल्टेज की वैल्यू जीरो थी, करंट क्या था, आई सी, जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, तो ये क्या आपके पास करंट की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही थी, वो मैक्सिमम आपके पास आ रहा था। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा हमारे पास इसका रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, इस पूरे टॉपिक को करने से हमने यहाँ पर इसको क्या कर लिया, क्लासिफाई कर लिया कि भाई अगर हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट की बात करेंगे या अल्टरनेटिव वोल्टेज की बात करेंगे, रजिस्टर के क्रॉस अगर बात करेंगे तो दोनों इन फेज़ होंगे, और अगर हम इंडक्टर के क्रॉस बात करेंगे तो वोल्टेज लीड करेगा 90 और करंट लेग बिहाइंड होगा, और अगर हम
कैपेसिटर के क्रॉस बात करेंगे तो हमने यहाँ पर बता देना है कि भाई हमारे पास कैपेसिटर के क्रॉस क्या होता है, करंट लीड करता है π/2 या 90 डिग्री, और वोल्टेज क्या होता है वो लेग बिहाइंड होता है। उम्मीद है आप लोगों को इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। कहीं आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कंसर्न कर सकते हो। ओके, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।